humble beginnings to a remarkable success in real estate within 10 years. This influential leader has significantly shaped affordable housing in Gurugram. With over 20 years of experience in the financial capital market and commodity market and an impressive track record, his vision of Har Parivar Ek Ghar has greatly impacted the housing sector. We are excited to welcome Mr. Pradeep Agarwal, founder and chairman of Signature Global India Limited and chairman of the SHM National Council on Real Estate, Housing and Urban Development. A very warm welcome, Mr. Pradeep Agarwal. Thank you. It's a pleasure to have you with MBTV. सबसे पहले तो प्रदीप जी यहाँ पर यही समझना चाहेंगे कि अगर हम आपकी जर्नी को देखते हैं तो ये इतनी इंस्पायरिंग है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने जिस तरीके से 2014 में रियल एस्टेट में कदम रखा और 10 साल में ही इस ग्रुप ने जो नाम किया है वो कमेंडेबल है। यहाँ पर आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपका ये इंटरेस्ट अचानक से रियल एस्टेट में एंटर करने का हुआ या शुरू से ही आपको इसमें इंटरेस्ट था और आपने 2014 में वो लीप लिया जो एक सक्सेस भी साबित हुआ है। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने 17 साल की एज में बिजनेस में पहला स्टेप रखा था। फादर का बिजनेस था कमोडिटी मार्केट का। आप ये देखिए, किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो माइनर है अपने फादर के साथ जॉइन हैंड कर बजाय इसके कि आप और ज़्यादा पढ़ें, मैंने चूज़ किया कि पढ़ाई के साथ साथ फादर का बिजनेस भी ज्वाइन किया जाए। लगभग 6 साल मैंने कमोडिटी मार्केट में काम किया। 1992 में मैंने शेयर मार्केट ट्राई करने की कोशिश की। लगभग 1 साल से 1.5 साल वहाँ पे लर्निंग की। उसके बाद कैपिटल मार्केट में डिफरेंट तरीके के सेगमेंट्स हैं, क्योंकि आप देखें अगर अक्सर लोगों का कहना ये रहता था कि रियल जो कैपिटल मार्केट है वो कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव मार्केट है, सट्टा मार्केट है। लेकिन आप ये देखें कि धीरे धीरे लोगों को ये समझाना, खास करके फैमिली को ये समझाना कि नहीं, ये सट्टा मार्केट नहीं है, या बहुत तरीके के बिजनेस हम ड्राइव कर सकते हैं। उसी चीज को लेते हुए मैंने इंटरनल एक्सचेंज के अंदर आर्बिट्राज होती है, जिसमें कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, दिल्ली, मुंबई, उन इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज को शुरू किया और वो जो मॉडल था वो बड़ा सक्सेस रहा मेरा। लगभग 2004 तक मैं और जो ब्रदर्स साथ में थे उन लोगों ने मिलकर शेयर मार्केट में काम किया। 2004 में एक कंपनी है जिसका नाम है SMC ग्लोबल। उन लोगों का मेजर जो काम रहा वो रिटेल के अंदर, जो रिटेल ब्रोकरिंग है उसमें रहा। सो उन लोगों के साथ एक हमने एग्रीमेंट किया जिसके अंदर हम आर्बिट्राज जो डेस्क थी उसको हैंड करने वाले थे। आप ये देखिए कि 2004 से लेके 2015-16 तक हम लोगों ने एक्टिवली शेयर मार्केट में काम किया। जब किसी मार्केट में आपको 20-22 साल हो जाते हैं तो उसमें 2013 के आसपास हमें ये लगने लगा कि क्यों ना जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जाए। उसी के चलते जो हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी थी उसको हमने रिसर्च करना शुरू किया। जिस तरीके से हमारा बिल्ड हुआ था, एक तो कॉर्पोरेट कल्चर हमारे अंदर था, टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है वो कल्चर हमारे अंदर था, और साथ में एक बिजनेस को कैसे ड्राइव किया जा सकता है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे अंदर बिल्टअप हुई थी। यही रीजन रहा कि 2014 में जब हमने इस कंपनी को शुरू किया अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत, हमने सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेक्टर 107 में, जो सोलेरा के नाम से था, जिसमें 1000 से ज्यादा यूनिट थी। हम लोगों ने मार्केट में जो रिसर्च किया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सरप्राइजिंग था। मुझे लगता था डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है। तो यहाँ इतने सारे डेवलपर्स हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि बड़ा फॉर ए न्यू कमर बड़ा मुश्किल है ऐसा सोच पाना कि एक कोई ऐसी सेगमेंट है जिसके अंदर कोई डेवलपर काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारी रिसर्च थी वो बार बार ये कह रही थी कि सेगमेंट में डिमांड बहुत ज्यादा है,
थोड़ा हिम्मत की, कॉन्फिडेंस बनाया और पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और पहले प्रोजेक्ट के अंदर ही एक सरप्राइजिंग रिजल्ट क्या रहा कि 1000 फ्लैट के अगेंस्ट लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। सो हमें लगा कुछ तो कहीं मिस हुआ है जो डेवलपर्स नहीं कर रहे हैं। और बैक टू बैक हमने दूसरी सोसाइटी लॉन्च की जो सिनेरा के नाम से सेक्टर 81 में की। वो लगभग 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। और कहीं ना कहीं ये जो सूत्र था हमें मिल गया। हमें लगा कि कुछ ना कुछ ये डेवलपर मिस कर गए हैं। आप ये देखिए, बैक टू बैक हमने 2020 तक लगभग 21 प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के हमने लॉन्च किए, जिसके अंदर लगभग 18,500 से ज्यादा यूनिट हमने लॉन्च की। एक नए पर्सन के लिए, खास करके नए डेवलपर के लिए कस्टमर्स का इतना भरोसा आना, मुझे लगता है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। लेकिन इस सब के बाद भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था एग्जीक्यूशन। क्योंकि आप सेल तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। जिस मार्केट से हम आते हैं उस मार्केट का बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल है। एंड जो रियल एस्टेट मार्केट है वो इस तरीके की मार्केट है जहां आपको क्रिएशन करना होता है साइट्स पे जाकर, और क्वालिटी को डेवलप करना होता है। लेकिन अगर उस वक्त की रियल एस्टेट मार्केट को अगर याद करें तो जो डेवलपर्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। शायद कहीं ना कहीं सैलरी देने के लिए लोगों के पास नहीं थी, और हमें टीम बिल्डिंग का मौका मिल गया। हमने एक अच्छी टीम बिल्ड की। आप ये देखिए, आज के वक्त में पूरे दिल्ली एनसीआर की वन ऑफ द बेस्ट टीम हमारे पास है। और कहीं ना कहीं जो सक्सेस का की रहा वो भी यही था, आपके पास अगर बेस्ट टीम हो तो आप किसी भी मंजिल को आसानी से पा लेते हैं। जब आपने डाइवर्सिफाई करने का सोचा तो रियल एस्टेट ही क्यों? आखिरकार रियल एस्टेट में इंटरेस्ट जागने की वजह क्या थी? बहुत बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि रियल एस्टेट अगर मेरे से भी आप 2014 से पहले पूछते तो शायद वो मेरी लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर होता, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा इशू था। ये चीजें मैंने भी मार्केट में आके देखी थी कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी कमिटमेंट फेल हुई थी। लेकिन शायद एक जो हमारा एक्सपीरियंस बैक में रहा, जब मैंने 1992 में शेयर मार्केट में काम शुरू किया, और शेयर मार्केट को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन आप किसी भी चीज में जब लर्निंग करते हैं और बिल्कुल आप ग्राउंड से लर्निंग करते हैं, या आप ये कह सकते हैं ग्राउंड से भी नीचे जाके लर्निंग करना शुरू करते हैं, तो आपको आपकी लर्निंग भी बेस्ट होती है, और आप उसके सारे जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं वो आप आराम से समझ सकते हैं। और ये रियल एस्टेट में मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीज लगी कि जिस मार्केट के अंदर इतना डिप्रेशन है, जिस मार्केट के अंदर लोग काम नहीं करना चाहते, उस मार्केट में काम करने के लिए मुझे जरूर मौका मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पर प्रदीप जी, जिस तरीके से आपने बताया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है अफोर्डेबल हाउसिंग की, जिस तरीके से आपने उस पर रिसर्च किया और आपने ये पाया भी, लेकिन मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू गुरुग्राम जैसे जब आया, जो रेट्स तब थे और जो रेट्स अब हैं, और आने वाले वक्त में जो प्रिडिक्शन हो रहा है वो यही हो रहा है कि रेट्स जो हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अच्छा रिटर्न भी है। ऐसे में यहाँ पर आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हम सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप की बात करते हैं तो न्यू गुरुग्राम में भी आप लोगों ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और जिस तरीके वहाँ पर रिस्पॉन्स रहा, ऐसे में आने वाले वक्त में क्या वही अफोर्डेबिलिटी वहाँ देखने को मिलेगी? न्यू गुरुग्राम के अंदर जो नॉर्मली रेट लॉन्चिंग का 6 से 7 हजार रुपए होता था, वो अभी कहीं ना कहीं 10 से 11 हजार रुपए से भी कहीं ना कहीं ज्यादा है, और आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसने कहीं ना कहीं सारे न्यू गुरुग्राम को अनलॉक किया है। यही एक रीजन है जो आप इस वक्त जो तेजी, या आप जो कह सकते हैं डिमांड, न्यू गुरुग्राम या ओवरऑल गुरुग्राम की तरफ देख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है डिमांड किसी एक सेगमेंट के अंदर है, ऑल स्पेक्ट्रम डिमांड है, चाहे आप अफोर्डेबल हाउसिंग कहें, मिड इनकम कहें, या प्रीमियम सेगमेंट कहें। प्रीमियम सेगमेंट की जैसे आपने बात की है, तो आपने अब प्रीमियम सेगमेंट की तरफ भी कदम रखा है, 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, कैसा रिस्पांस रहा है और क्या चैलेंजेस रहे हैं जब आप एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाले घर को प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं और जब आप एक प्रीमियम प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, और क्या फर्क रहा है स्ट्रैटेजी में? सो देखिए, जो तीनों कैटेगरीज हैं, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम या प्रीमियम, तीनों का जो क्लाइंट है वो टोटली डिफरेंट है।
सैलरीड क्लास अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। जो प्रीमियम प्रोजेक्ट हमने द्वारका एक्सप्रेसवे पर डीलक्स डीएक्सपी के नाम से किया, उसका रिस्पॉन्स भी ऑलमोस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह दिखाई दिया, जो हमारे लिए सरप्राइजिंग था। लगभग 1000 से ज्यादा फ्लैट्स हमने उसमें लॉन्च किए थे और लगभग 5 टाइम्स से ज्यादा वो सब ओवर सब्सक्राइब हुआ। सो जो सिचुएशन है वो आज की डेट में मुझे लगता है सप्लाई कंस्ट्रेंट है। द्वारका एक्सप्रेसवे होना तो एक रीजन है ही, लेकिन और भी कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से ये डिमांड ज्यादा हुई है। एक इसमें बहुत बड़ा रीजन है दिल्ली से लोगों का माइग्रेट होना। आप ये देखें कि लास्ट कुछ सालों में दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा सोसाइटीज लॉन्च नहीं हुई हैं, जिससे प्राइजेस काफी ज्यादा ऊपर हो गए हैं। ऐसे में गुरुग्राम उनके लिए एक आइडियल सिटी बन जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है गुरुग्राम से बेहतर आज कहीं भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लगभग 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। फिर उसके बाद हमने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया टाइटेनियम एसपीआर, जो साउदर्न पेरीफेरी रोड पर है। आज की डेट में जो साउदर्न पेरीफेरी रोड है, मुझे लगता है काफी ज्यादा न्यूज में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। रीजन क्या है कि जो बेहतरीन ग्लोबल स्पेस हैं वो वहां पर बन रहे हैं। अभी रिसेंटली एमएक्स ने एक अपनी ऑफिस वहां पर ओपन किया है, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा वर्कफोर्स काम करेगी। एयर इंडिया ने भी अपना कैंपस वहां पर खोला है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में ऐसे और भी बड़ी कंपनीज वहां पर अपने ऑफिसेज खोलेंगी। उसी को देखते हुए हमने टाइटेनियम एसपीआर को लॉन्च किया, जिसका रिस्पॉन्स एज यूजुअल बहुत बेहतरीन रहा। जबकि टिकट साइज उसका ज्यादा था, लगभग 5 करोड़ से 6 करोड़ का टिकट साइज था, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। और मुझे लगता है सिग्नेचर ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जहां हर सेगमेंट के लिए, खास करके चाहे मिड इनकम हो और चाहे प्रीमियम इनकम हो, उन सब के लिए हमारे पास कहीं ना कुछ देने के लिए है। देखिए, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी है। इवन दो जितने हम अफोर्डेबल हाउसिंग भी हमने बनाए हैं, अगर आप ऑन ग्राउंड जाकर उनकी क्वालिटी को देखें, मुझे लगता है जरूर आपने कवर किया होगा आपके प्रोजेक्ट, आपके जो इंटरव्यूज रहे हैं उनमें। सो एक तो हम जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं वो माइवन शटरिंग से बना रहे हैं, जैसा कि आप फॉरेन में देखते हैं, चाइना या सिंगापुर के अंदर बनती हुई, उन्हीं चीजों को हमने यहाँ पर कैरी किया है। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग हमारे लिए हो सकती है, लेकिन जो घर खरीद रहा है उसके लिए वो एक महल के बराबर ही है। एमिनिटीज उतनी ज्यादा नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि प्राइस पॉइंट कम है। एक कम्युनिटी सेंटर है, क्रैच है और पार्क वगैरह हैं उसके अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स जब कोई प्रीमियम हाउसिंग आप बनाते हैं तो आपके पास स्कोप होता है, प्राइस पॉइंट होता है। हमारे रिसेंटली जिसका मैंने जिक्र किया, टाइटेनियम एसपीआर, जो प्रीमियम हाउसिंग हमने बनाया, आप उसमें देखिए कि जो वर्ल्ड रेनॉन आर्किटेक्ट हैं डीपीए, उसको हमने ऑनबोर्ड किया है। जो हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं उसमें 2 का हमने कोर दिया है, जिसमें आपकी सेपरेट लिफ्ट होती है जो आपके घर में खुलती है। लगून्स बनाए हैं, लगभग 7 से ज्यादा स्विमिंग पूल एक जगह पर बनाए हैं। लगभग 80,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट का क्लब हमने वहां पर दिया है। तो ऑफ कोर्स जहां आप 5 से 6 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं, तो आपको ये सब एमिनिटी आप डिजर्व भी करते हैं। और ऑफ कोर्स अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, क्योंकि टिकट साइज वहां पर 25 लाख रुपए के नियर अबाउट 25 से 30 लाख रुपए, तो वहां रहने के लिए अच्छे घर हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एमिनिटीज थोड़ी सी कम। आज दिल्ली एनसीआर में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 20% है। सो आप ये कह सकते हैं अगर कोई घर खरीदना चाहता है तो कम से कम उसे एक बार सिग्नेचर की टेबल से होकर जरूर गुजरना होगा। यहाँ पर प्रदीप जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक और वजह है कि गुरुग्राम में इतना ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होने का, जिस तरीके से आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताए जो वाकई में ही है। ऐसे में मैजिक ब्रिक्स की एक और रिपोर्ट है जो द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर कहती है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ कॉरिडोर की तरह है। इस एरिया को लेकर ग्रुप के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? सो देखिए, आज की डेट में जो कंपनी का जो कोर एरियाज हैं उनमें द्वारका एक्सप्रेसवे है, सेक्टर 37D, जहां लगभग हमने 8 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। लास्ट मार्च में भी डीलक्स डीएक्सपी के नाम से
एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, एंड अभी भी जो हमारे पास वहाँ पोटेंशियल है, लगभग 3 मिलियन के आसपास हमारे पास और पोटेंशियल है। आने वाले वक्त में मुझे और भी वहाँ ऐसी संभावनाएं लगती हैं कि कंपनी और भी बहुत बड़ा काम करेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ। अगर रिसेंटली आप देखें तो काफ़ी बड़े डेवलपर्स ने वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट अनाउंस भी किए हैं और रिस्पॉन्स उनको भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन मिला है। दूसरा हमारा जो सेगमेंट है, जिसे प्रीमियम सेगमेंट आप कह रहे हैं, वो साउदर्न पेरीफेरी रोड है। वहाँ लगभग हमारे पास 15 मिलियन से ज़्यादा का लैंड बैंक है आज, जो मुझे लगता है कि जैसा मैंने अभी कहा आपको कि हम वहाँ से भी बहुत पोटेंशियल फील कर रहे हैं। तीसरा जो मिड इनकम सेगमेंट है, जो हमारा कोर सेगमेंट है, उसे हम सोहना रीजन में, अगर आप दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से पहले जो टोल है वहाँ देखें, अगर राजीव चौक से चलें तो लगभग 10 मिनट का ट्रेवल टाइम है। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली हम लॉन्च करने वाले हैं आने वाले वक्त में, जिसके अंदर हम लो राइज फ्लोर्स बनाने वाले हैं, एंड वो मिड इनकम के लिए है, जिसका टिकट साइज लगभग 2 करोड़ रुपए के अंदर होगा, जिससे जो कॉमन मैन है सैलरीड क्लास, उसको भी उसका घर मिल सके। सिग्नेचर ग्लोबल और गुरुग्राम एक साथ दिखते हैं, लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप क्या गुरुग्राम के बाहर भी एक्सपैंड करेगा? अगर करेगा तो कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन सी सिटीज हैं या फिर स्टेट्स कहें जहां आप फोकस करने की सोच रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, गुरुग्राम ऑफ कोर्स हमारे दिल के करीब रहा है। काफी काम यहाँ पर हमने किया है। अभी भी जो आने वाली इन्वेंट्री है हमारे पास लगभग 30 मिलियन से ज्यादा है, जो आने वाले 3 साल में हम लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप उसकी जीडीवी वैल्यू लगाएं, टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट, तो लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा है। हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है ये, लेकिन पूरा दिल्ली एनसीआर ही मुझे लगता है उसमें डिमांड है। तो हमारी जो नेक्स्ट मार्केट है वो नोएडा होने वाली है, और दिल्ली भी एक ऐसी मार्केट है जिसे हम आने वाले वक्त में जरूर एक्सप्लोर करेंगे। नाइस। यहाँ पर प्रदीप जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी कंपनी ने इम्प्रेसिव ग्रोथ देखी और एक सक्सेसफुल आईपीओ देखा है। इस ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है आपको, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या इसकी क्या वजह है, और आने वाले वक्त में कंपनी की क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं? देखिए, फिर मैं उसी शब्द का यूज करूंगा, ट्रस्ट। कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर है, वही बड़ा काम करता है। चाहे हमारे शेयर होल्डर्स हों, चाहे हमारे कस्टमर्स हों। कस्टमर्स को ये ट्रस्ट है कि जो भी ये फ्लैट्स बना रहे हैं या जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं वो टाइम पर पूरा कर देंगे, और इसी से जुड़ा है हमारे शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट। उन्हें पता है जो ये कमिटमेंट कर रहे हैं, जितने लॉन्चेस बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने इस साल के जो प्री लॉन्च हमारे रहने वाले हैं वो लगभग 16,000 करोड़ के रहने वाले हैं। हमने प्री लॉन्च की जो गाइडेंस है वो इस साल की 10,000 करोड़ की दी है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट मीडिया में थी जिसमें प्री सेल नंबर में हम देश में 5वें नंबर पर हैं। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन टर्म में कहें तो हम देश में 7वें नंबर पर हैं। तो मुझे लगता है जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे ऊपर एक ट्रस्ट बनाकर रखे हुए हैं कि ये कंपनी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा काम करने वाली। और ऐसे में यहाँ पर प्रदीप जी, फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं? बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि जिस कस्टमर से उसका पैसा लिया है उसको उसका घर बनाकर देना है। और मुझे लगता है खास करके जिस माइंडसेट से हम लोग काम करते हैं, हमें लगता है कि प्रॉफिट लॉस बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन एक फैमिली है जो इंतजार कर रही है सिर्फ इस बेसिस पे कि सिग्नेचर ग्लोबल ने या किसी डेवलपर ने एक टाइमलाइन दिया है, वो अपने सारे प्लानिंग उसी के बेसिस पर कर बैठी है। अपने बच्चों का स्कूल, कहीं जाने का या शिफ्ट होने का या जॉब चेंज करने का, और अगर वो फ्लैट्स टाइम पर ना मिले या उनमें इतनी ज़्यादा देरी हो जाए कि वो नॉन वेरिएबल हो, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने जो ट्रस्ट हम पर दिखाया है, हम उस पर हमेशा खरे उतरते रहें। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।